तो चलिए भाई, आज की जो हमारी क्लास है ये 15,000 एमसीक्यू वाली सीरीज की, उसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से एक बात को समझना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो ये पूरी सीरीज स्टार्ट की है, ये सीरीज कॉन्टिन्यूसली चल रही है। हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो चुका है। 5 से 6 क्लास में आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी और पॉलिटी में भी हम लोग कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दो बातें समझना, ये सीरीज आप लोगों को रेगुलर फॉलो करनी है और इस सीरीज के साथ साथ अपनी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस बंद नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना। चलो, तो आज के जो क्लास का हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा और राज्यसभा। हम लोग दोनों ही टॉपिक को आज की क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, लोकसभा का जो पूरा टॉपिक है इस बार के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। कारण आप सब जानते हो, अभी क्या हुआ रिसेंट में 18th लोकसभा इलेक्शन यहां पर आप लोगों का संपन्न हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने तीसरी बार यहां पर क्या किया हुआ है, शपथ लिया है इस बार। तो ये भी अपने में एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो पिछले कुछ लोकसभा के पश्चात इस बार ऐसा हुआ है कि यहां पर हमको एक विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने की यहां पर अनुमति मिल पाई है, क्योंकि हमारे पास जो 10% का जो कोरम पूर्ति करनी थी वो पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस बार वो पूर्ति हुई है, तब जाकर के लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पर चुना गया है। तो अब ये पूरी बातें ना आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज की जो हमारी ये पूरी क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे और करंट्स के सारे क्वेश्चन, जैसे कि प्रोटेम स्पीकर कौन है, कैसे चुना जाता है, ये सारी बात हम लोग क्या करेंगे आने वाले किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात को समझिएगा, अभी हम लोग क्या करते हैं रिसेंट में, हम संविधान का जो भाग 5 है, ठीक है, संविधान का जो पार्ट 5 है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आपने देखा है कि इसको मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया था कि अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। संविधान के भाग 5 को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के, ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 78 तक का प्रोविजन हमने इस भाग 5 के अंतर्गत डिस्कस कर लिया है। तो संविधान का पूरा भाग 5 है, अगर आप उसको ध्यान समझोगे तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और 100 आर्टिकल आगे आर्टिकल 151 पर क्या होता है, खत्म होता है। तो ये भी याद करना बहुत ईजी है कि भाई 52 आर्टिकल से स्टार्ट किया, 100 आर्टिकल जोड़ दो, 151 आर्टिकल हो जा रहा है। यहां तक आपका संविधान का भाग 5 है और इसमें भी जो पहला पोर्शन था जो कि आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 78 तक था, ठीक है, उसको हमने कवर कर लिया। इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा यहां पर आप लोगों का, ठीक है, हमने यहां पर पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो प्रमुख होता है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उस टॉपिक को भी यहां पर हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 का एक बहुत बड़ा सेक्शन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो आज की हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग 5 के अंतर्गत पार्लियामेंट का पूरा सेक्शन। ठीक है, पार्लियामेंट का पूरा सेक्शन, ये आपका आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल 78 तक खत्म हुआ था, तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल 79 से और आर्टिकल 122 तक आप लोगों का ये जा रहा है। यहां पर आप लोग पार्लियामेंट के संदर्भ में चीजों को पढ़ोगे। अच्छा, आप लोगों को एक बात यहां पर और पता होगा, जो संसद होता है ना, इस संसद के 3 पार्ट होते हैं, कंफ्यूजन में मत आना कभी भी। ठीक है, संसद के 3 पार्ट होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं होता है। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, ये बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आज की इस पूरी क्लास के अंतर्गत हम लोग आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 के बीच के सिस्टम को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोकसभा के लिए, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में, मतलब लोकसभा की जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है उसकी बात यहां पर कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहले कथन में क्या पूछा हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ठीक है, जब नहीं शब्द आ गया सबसे पहले उसको मार्क करिए और अब चारों विकल्पों को यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। पहला विकल्प क्या कह रहा है कि निर्वाचन जो होगा, जो इसका इलेक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, मतलब एडल्ट, जो आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है ना, ठीक है, आर्टिकल 326, ठीक है, उसके बेसिस पर क्या होगा आप लोगों का, ये लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये तो बात यहां पर सही है। ठीक है, ये तो बात आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जो निर्वाचन वयस्क मताधिकार होता है उसके आधार पर हम लोकसभा का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये कथन तो यहां पर सत्य है। अच्छा, अगला देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि निर्वाचनों का संचालन इलेक्शन कमीशन करता है। सही बात है भाई, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन सभी के इलेक्शंस का जो संचालन होता है वो निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये करता है। ठीक है, तो ये बात भी यहां पर आप लोगों को सही हो गया, सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की जो सूची है, जो लिस्ट जारी होता है मतदाताओं का, ठीक है, वो राष्ट्रपति के निर्देशन में और नियंत्रण में तैयार किया जाता है।
ये स्टेटमेंट गलत है। भाई हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा अगर राष्ट्रपति ये काम करेंगे तो, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्देशन में नहीं, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके निर्देशन में क्या होता है आप लोगों का, उसके निर्देशन में आप लोगों का होता है मतदाताओं की सूची यहाँ पर तैयार की जाती है, ठीक है। उसके निर्देशन में आप लोगों की मतदाताओं की सूची तैयार की जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, आप लोगों का गलत हो गया। और चूंकि प्रश्न में गलत स्टेटमेंट पूछा था, इसका मतलब है कि सी विकल्प यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है भाई। अब देखो भाई एक बात यहाँ पर आप लोग और समझो, ठीक है। मैं आप लोगों से यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप मुझे ये बताओ कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमने लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की जो उम्र है उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष यहां पर कर दिया था, ठीक है। ये किस अमेंडमेंट के अंतर्गत किया गया है, पहले तो आप लोगों को ये बताना है। इसके बाद ये किस ईयर में किया गया है ये बताना है, और फिर बताना आप लोगों को कि इस समय प्राइम मिनिस्टर यहां पर कौन थे। मतलब भारत के किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट किया गया था कि हमने वोट देने की जो आयु है, जो मतदान करने की आयु है, उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, किस ईयर में हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये तीनों चीजें आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रही है, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन है, कि भाई किस राज्य के कितने मेंबर होंगे लोकसभा में, इसका जो आवंटन है वो किस सेंसस के बेसिस पर किया गया, किस जनगणना के बेसिस पर किया गया है, ये प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। देखो भाई आपको पता है कि रिसेंट जनगणना 2011 की है, ठीक है, लेकिन राज्यों में जो लोकसभा सीटों का आवंटन है वो इसके बेसिस पर नहीं किया गया है, वो किया गया आप लोगों का 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। 1971 की जनगणना के आधार पर यह काम यहां पर किया गया। इसके बहुत सारे कारण हैं, कारण समझना थोड़ा सा क्या था। एक कारण तो सबसे बड़ा यह था कि कई सारी राज्यों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जबकि वहीं पर कुछ राज्य ऐसा काम कर रहे थे कि वो अपने यहां पर जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे। तो अब एक बात समझना कि अगर किसी स्टेट में वहां की सरकार जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है और उसकी जनसंख्या कम रहेगी, जबकि दूसरा स्टेट जो कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर रहा है, उसकी पॉलिसी अच्छे प्रकार से वर्क नहीं कर रही है और वहां की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई उनको लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई जो अपनी पॉलिसी को सही प्रकार से इंप्लीमेंट कर रहा है उसका नुकसान ना हो, हमने क्या किया, हमने 84th अमेंडमेंट जो कि 2001 में हुआ था, ठीक है, 84th अमेंडमेंट के माध्यम से हमने ये कहा कि आने वाले 25 वर्षों तक, ठीक है, आने वाले 25 वर्षों तक अर्थात 2026 तक, मतलब 2001 में ये अमेंडमेंट किया गया, तो 2026 तक हम लोकसभा के लिए जो सीटों का आवंटन होगा वो 1971 के सेंसस के आधार पर ही करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, 1971 के संसद के आधार पे करेंगे। ये पॉइंट नोट कर लेना। 84th अमेंडमेंट था, 2001 ईस्वी में किया गया था, 25 वर्ष के लिए अमेंडमेंट किया गया था और 2026 तक ये लागू रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहे हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है भाई, एक बार समझना। जैसे अगर आप देखोगे ना, इस बार यूपीएससी ने भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था अपने पेपर के अंतर्गत, प्रीलिम्स के पेपर में 2024 में। क्या क्वेश्चन पूछा था भाई कि अभी तक टोटल कितने डिलिमिटेशंस कमीशन बनाए गए हैं, ठीक है, कितने टोटल परिसीमन आयोग की स्थापना किया गया है, ये प्रश्न आप लोगों से यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक कितने बने हुए हैं, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में देना। मैंने क्लास के माध्यम से ये टॉपिक आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है, मैंने बताया हुआ है भाई कितने डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए थे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि संविधान ने किस अमेंडमेंट के माध्यम से, ठीक है, संविधान ने किस संशोधन के माध्यम से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 525 से बढ़ा करके 545 कर दी है। ये प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर समझाता हूँ, देखो ध्यान समझना। हमारे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, जो लोकसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, लोकसभा में जो नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या है वो 550 तय की गई है। कितनी तय की गई है, 550 तय की गई है, ठीक है। कैसे तय की गई भाई, अगर आप यहाँ पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो इस 550 में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया गया है कि 530 सदस्य जो होंगे, ठीक है, जो 530 सदस्य जो होंगे वो आप लोग के आएंगे कहां से, राज्यों से, ठीक है। 530 सदस्य राज्यों से होंगे प्लस 20 सदस्य जो होंगे आप लोग के वो यूटी से होंगे। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सदस्य हैं जो कि लोकसभा में हो सकते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में आपके पास जो लोकसभा में सदस्य हैं वह 543 सदस्य हैं। याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तो ये प्रश्न बनकर के आएगा
इस 543 में से अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो 524, ठीक है, 524 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों से आते हैं, प्लस वहीं जो 19 सदस्य होते हैं, 19 सीटें जो होती हैं वो यूटीज के लिए यहां पर क्या की गई है, रिजर्व की गई है। ठीक है, 19 सीटें क्या की गई है आप लोगों की, यूटीज के लिए रिजर्व की गई है। आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ध्यान आ रहा होगा कि सर ये 543 नहीं 545 होगा, तो मैं आपको यहाँ पर एक सुधार करा देता हूं। दरअसल क्या हुआ कि 2019 में सरकार ने एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कहा कि जो 2 सीटें इंडो एंग्लो के लिए आरक्षित की जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा, कि राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करता था, उन सीटों को हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो अब ये 545 से घटकर कितनी हो गई है, 543 सीटें हो गई है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। प्रेजेंट टाइम में क्या है आप लोगों की, 543 नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर हैं लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में आपके एमपी जो है वो 543 है, जिसमें से 524 राज्यों से आते हैं और 19 सीटें आप लोगों की यूटीज के लिए रिजर्व की गई है। लेकिन वहीं पर एक बात और समझना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीट आपके पास हो सकती है अभी के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो 550, 530 प्लस 20 का प्रोविजन है। ठीक है, ये 543 से बढ़ाकर ये 550 किया जा सकता है, ये अभी का अमेंडमेंट यहाँ पर हम लोगों को बताता है। ठीक है, तो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर था, बेसिक स्ट्रक्चर को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, प्रश्न यहाँ पर ये पूछा था कि देखो भाई, प्रश्न क्या था कि कब हमने 525 से बढ़ाकर के 545 कर दिया। ठीक है, तो हमने 545 कब किया है, हमने 545 किया आप लोगों का 31st अमेंडमेंट के माध्यम से। कब क्या हमने क्या 31st अमेंडमेंट के माध्यम से हमने ये संशोधन किया, जो कि 1973 में आप लोगों का हुआ था। ठीक है, 1973 से पहले 525 मेंबर थे, अभी उसको बढ़ाकर के 545 कर दिया गया। फिर 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ जहां पर से इस 545 को हटा करके 543 कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखोगे ना, नंबर्स का गेम है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट गेम है, याद रखना जरूरी गेम है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग समझना, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग अभी स्किप कर सकते हो, मैं आप लोगों को 6 दिखाता हूँ अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, जो करंट के अपडेट होंगे मैं केवल वही प्रश्न आप लोगों को डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। कह रहा है लोकसभा में यूटीज के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि देखो 530 प्लस 20 ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटें होंगी आपकी। ठीक है, 530 स्टेट के लिए, 20 आप लोगों की यूटीज के लिए। ठीक है, ये 20 सीटें जो है आप लोगों की है ये यूटीज के लिए आरक्षित यहाँ पर किया गया है। प्रेजेंट टाइम में है कितना सिनेरियो, प्रेजेंट टाइम आपका सिनेरियो है 524 प्लस 19 का। ठीक है, 524 प्लस 19 का, ये सारी बातें ध्यान रखना, इसीलिए मैं आप लोगों से डिस्कस भी कर रहा हूं। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लोकसभा में कितने, कहां पर स्थान आरक्षित नहीं है। अब देखो मैं समझता हूं, एक बात और समझना, बहुत सारे आप फैक्ट याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको केवल वो फैक्ट पढ़ने हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता हो कि साल करंट अफेयर्स में टॉपिक न्यूज में रहा हो, तो आप याद कर लो कि भाई किन किन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। हमको यहाँ पर याद क्या करना है, हमको याद ये करना है भाई, देखो यूपी प्लस बिहार 2 ऐसे स्टेट है हमारे जान पहचान के, हमारे अगल बगल के स्टेट, जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। एक ये फैक्ट याद रखो, इनके अलावा भी बहुत सारे राज्य हैं, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी के लिए आप केवल इतना बात याद करो कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकसभा के लिए कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब सीटें आरक्षित नहीं की गई। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा, आई होप कि आपको यहां पर याद रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर कह रहा है, ठीक है, कि लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें, रिजर्व्ड सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 0, बिहार में कितनी है, 0। ठीक है, ये तो बात आप लोग यहीं पर क्लियर हो गया। देखो भाई यहाँ पर लिखा भी है कि यूपी एंड बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, तो ये तो अभी आपने याद ही किया। ठीक है, मैंने आपको क्यों फैक्ट याद कराया वाला, वो इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको सुविधा मिलेगी। ठीक है, बाकी देखो भाई, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब की सीटें रिजर्व की गई हैं। कितनी सीटें हैं, 6 सीटें। ठीक है, कितनी सीटें यहाँ पर रिजर्व है आप लोगों की शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, तो 6 सीटें मध्य प्रदेश में रिजर्व की गई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये संख्या कितनी है, 0 है। अच्छा, यूपी में अगर आप एक आंकड़ा देखोगे तो यूपी में शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। कितनी रिजर्व की गई हैं, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की लगभग 17 सीटें हैं। ठीक है, 17 सीटें आप लोगों के उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के लिए आपके पास कितनी सीटें रिजर्व है, 0 रिजर्व है। ठीक है, तो यूपी के संदर्भ में ये 2 फैक्ट आप लोग और ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो भाई, एक बात और समझना, ये जितने फैक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। बिल्कुल मत समझना कि मैं आपको कोई एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ,
कई सारे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए जो कि मैं आप लोगों को खुद छुड़वा रहा हूँ, मत याद करो वैसे वैसे फैक्ट्स, ठीक है। उतने सारे फैक्ट्स याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम उतने फैक्ट्स जरूर याद करेंगे जो कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या याद किया कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आपकी शेड्यूल ट्राइब की सीटें जो कि 6 है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियंस के लिए कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। अभी मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, मैंने कहा भाई देखो एक चीज हुआ क्या, 2019 में, ठीक है, 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया, 104th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कि 2019 में। इस अमेंडमेंट के माध्यम से हमने जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें रिजर्व करके रखी हुई थी, इन सीटों को हमने और आगे कुछ वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। हमने क्या किया, उसको 10 वर्षों के लिए इंक्रीज कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पर जो इंडो एंग्लो के लिए सीटें आरक्षित थी जो कि 2 सीटें थी, इसको हमने यहाँ पे काट दिया, इस प्रोविजन को हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, खत्म किया। तो ये आप लोगों का आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 331, ध्यान दीजिएगा, 331 आर्टिकल था। इसमें हमने अमेंडमेंट करके इंडो एंग्लो के लिए जो सीटें रिजर्व थी उसको समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो अभी कितने सीटें हो गई हैं, अभी यहाँ पर आप लोगों ने ई ऑप्शन बना लो, ठीक है, यहाँ पर एक ई ऑप्शन बना लो और लिख लो 0, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पर आप लोगों की सीटें शामिल है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है ना भाई। अब देखो, लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जा सकती है, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। 4 विकल्प दे रहा है, स्थगन के द्वारा, स्थगन मतलब होता है एडजर्नमेंट, ठीक है। सत्रावसान के द्वारा, सत्रावसान मतलब होता है आपका कुछ तो होता है यार, सत्रावसान मतलब, ठीक है। एक बार आप देखो तो प्रोरोगेशन होता है, प्रोरोगेशन होता है सत्रावसान मतलब, ठीक है। तो एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन और विघटन के द्वारा मतलब लोकसभा को समाप्त करके या फिर खत्म करके, और उपयुक्त सभी के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार से हम लोकसभा के सेशन को, बैठक को, ठीक है, हम समाप्त कर सकते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया। देखिए 2 बात समझना, स्थगन के द्वारा जब हम एडजर्नमेंट करेंगे तो लोकसभा की जो बैठक चल रही होती है वो बैठक समाप्त होती है उस दिन के लिए, ठीक है। उस दिन के लिए बैठक क्या होती है, समाप्त होती है। यहाँ पर हम कुछ सेकंड, कुछ घंटों, कुछ दिन के लिए इस बैठक को समाप्त कर सकते हैं। सत्रावसान का मतलब क्या होता है, लोकसभा के 3 सेशन चलते हैं, ठीक है, समर सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है। इस सेशन, अगर पूरा सेशन हमको समाप्त करना है भाई, ठीक है, अब ये जो समर सेशन था आप लोगों का वो यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। तो सत्रावसान क्या था, ठीक है, क्या कहता है, प्रोरोगेशन किया जाता है, सत्रावसान यहाँ पर किया जाता है, तो इससे भी बैठक समाप्त हो जाएगी, विघटन के द्वारा भी बैठक समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस लोकसभा की बैठक को समाप्त कर सकते हैं। डिफरेंस समझना क्या होता है, देखो एडजर्नमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए, एक फिक्स समय के लिए लोकसभा चाहे तो, ठीक है, या फिर कुछ समय के लिए, ठीक है, बैठक को हम समाप्त कर सकते हैं। उसमें केवल बैठक समाप्त होती है, पूरा सत्र खत्म नहीं होता है, ठीक है। बैठक फिर से उस समय बुलाई जा सकती है। सत्रावसान का मतलब होता है कि पूरा सेशन ही खत्म कर दिया गया उस बार का, ठीक है। अब देखो सत्रावसान जो होता है वो तो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा, जबकि जो स्थगन होता है, जो एडजर्नमेंट होता है, वो जो उस समय का पीठासीन अधिकारी होता है, मतलब जो लोकसभा स्पीकर होता है, उसके द्वारा ये काम यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 बातें आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन के मध्य के डिफरेंस को समझ, ठीक है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझते क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, ठीक है, राष्ट्रपति, वो ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और समझा देता हूँ, ठीक है, पॉइंट समझा देता हूँ, याद करा देता हूँ, कुछ फैक्ट है, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। जैसे कि कई बार ये प्रश्न आप लोगों से पूछ भी रहा है, अभी आगे भी प्रश्न आएगा कि किस स्टेट में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें। चाहो तो आप एक चार्ट को यहाँ पर और इंक्रीज कर लो, ठीक है, कितने शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड सीटें हैं और कितने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीटें, ठीक है। ये 4 सेक्शन आप बना सकते हो, यहाँ 4 कॉलम यहाँ पर आप बना करके याद कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा, सारे स्टेट नहीं याद करने हैं, लेकिन कुछ स्टेट हम लोग को यहाँ पर याद करना जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन करके आ रहा है, अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो भाई, तो कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, जैसे कि भाई हम सबसे पहले क्या याद करेंगे, यूपी के बारे में, ठीक है। क्यों याद करेंगे, क्योंकि यूपी में सबसे अधिक लोकसभा सीटें, कितनी लोकसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें, ठीक है। कितनी राज्यसभा सीटें, सबसे अधिक राज्यसभा सीटें भी यहीं पर है, 31, 31, ठीक है। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब में कितनी सीटें, 0, शेड्यूल कास्ट में कितनी सीटें, 17, ठीक है। तो आपका जो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि हम यूपी स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं, तो हमको एटलीस्ट यूपी स्पेसिफिक ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो एक चार्ट का जो सबसे जो पहला रो होगा, पहला रो उत्तर प्रदेश के बारे में होगा, और ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना, ठीक है। 80, 31, 0 और 17 पॉइंट याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 80, 31 तो आप लोगों को याद होगा, 0 भी मोस्टली लोगों को पता होगा, 17 मैं याद करा रहा हूं तो याद कर लेना, ठीक है। अब देखो भाई, इसके बाद आप लोगों को आता है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 2nd नंबर की हाईएस्ट सीटें हैं, वो है 48, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आप लोगों को आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें लोकसभा की,
42, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन चूंकि हुआ तो इसलिए सारा क्रम याद रहना जरूरी है, क्रम कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बिहार याद करना है। बिहार में कितनी सीटें? 40। तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु में कितनी सीटें? 39, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 5 स्टेट जो टॉप 5 स्टेट है, आप चाहो तो तमिलनाडु को हटा दो, ठीक है, क्या ही तमिलनाडु याद करोगे, ठीक है, तमिलनाडु को हटा दो। लेकिन तमिलनाडु क्यों याद कराया मैंने, अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है, समझना। याद हो गया ये क्रम, अब समझो। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर याद करना है राज्यसभा नंबर ऑफ सीटें कहाँ कहाँ पर कितनी है, ठीक है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक थी, 31 सीटें थी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 19 सीटें। अब महाराष्ट्र के बाद जो थर्ड नंबर पर हाईएस्ट राज्यसभा सीटें आती है ना, वो आती है तमिलनाडु में। कितनी सीटें भाई? यहाँ पर आपकी 18 सीटें हैं। यहाँ समझना, वेस्ट बंगाल बिहार से अधिक सीटें आप लोगों को राज्यसभा में प्राप्त है किसके पास? तमिलनाडु के पास। यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इसीलिए मैं आप लोगों को तमिलनाडु यहाँ पर क्या करा रहा था, याद करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, इसके बाद बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों में ही राज्यसभा की 16-16 सीटें। राज्यसभा कितनी है? 16-16 सीटें हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो जो बिहार है, बिहार में शेड्यूल ट्राइब के लिए आपकी 0 सीटें रिजर्व है, ठीक है। बिहार में आपकी कितनी है? 0 सीटें रिजर्व है। मैं आपको बाकी भी चार्ट एक बार बनवा ही दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप लोग याद कर लो एग्जैक्टली, नहीं तो आप लोगों को ये चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार देख लेना क्योंकि चार्ट है दरअसल इंपॉर्टेंट, कई बार चूंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, ये चार्ट आप लोग एक बार यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैं आपको याद कराता हूँ महाराष्ट्र में, आप लोगों को सीटें यहाँ पर याद कराता हूँ कि महाराष्ट्र में कितनी कितनी सीटें कहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। जैसे देखो, महाराष्ट्र में आपकी राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर आप लोगों की जो 5 सीटें रिजर्व की गई हैं और जनजाति के लिए 4 सीटें, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की 5 सीटें रिजर्व की गई हैं, यहाँ पर आप लोगों की 4 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 4 सीटें रिजर्व की गई हैं, एक ये पॉइंट ध्यान रखना। इसी के साथ अगर आप वेस्ट बंगाल का भी आंकड़ा यहाँ पर देखोगे तो पश्चिम बंगाल में 42, 16, 2 और 10, ठीक है। तो 42, 16, 2 और 10 ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को यहाँ पर देखना है। बिहार में कितनी है भाई? बिहार का आपने देख लिया कि शेड्यूल ट्राइब तो आपको पता ही था कि यूपी के साथ साथ था, 0 सीटें यहाँ पर थी। और वहीं पर बिहार में अगर आप देखोगे तो शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए आप लोगों की 6 सीटें रिजर्व की, ठीक है। तो ये चार्ट एटलीस्ट अपने नोटबुक में कहीं पर बना करके रख लेना, इससे बेसिस आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या होंगे, अभी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इसके बेसिस पर हम लोग को लगाने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया गया है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का जो अधिवेशन होता है उसको गठित करने हेतु कोरम कितनी चाहिए, मतलब इतना मेंबर कम से कम होंगे तभी जाकर के लोकसभा का अधिवेशन स्टार्ट हो पाएगा। ऐसा नहीं कि 2 लोग बैठे, पता चला कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बैठे, कहेंगे भाई चलो हम दोनों लोग बैठकर क्या करते हैं, लोकसभा का सेशन बुला देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। लोकसभा का अधिवेशन के लिए कम से कम एक गणपूर्ति है, एक कोरम है जो कि पूरा होना चाहिए। वो कितना है? वो है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, मतलब 1/10, ठीक है। 1/10 जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर होने ही चाहिए, ठीक है। तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट देखो भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, ठीक है, किस में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हमने चार्ट देखा, हमने चार्ट में क्या देखा कि यूपी नंबर 1 पर आता है, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर बहुत ही इजीली आप लोग टिक कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है किस स्टेट को, ये प्रश्न पूछ रहे। तो आपने यहाँ पर क्या देखा था? आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का स्थान आता, जाकर 48 सीटें लोकसभा में आरक्षित की गई, ठीक है। कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 48 सीटें। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो कि 48 सीटें यहाँ पर आप लोग की आरक्षित है। क्लियर है ना? और देखो भाई और क्या क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आप लोगों से याद करने लायक, ठीक है। अब ये सब पॉइंट तो याद करने लायक नहीं है, ठीक है। मैं सब पॉइंट्स आप लोगों को स्किप करा रहा हूँ, एकदम निश्चिंत होकर के स्किप करना। जो मैं आपसे याद करने को कहूँगा केवल वो पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर याद करना है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि कौन सा पेयर यहाँ पर सही प्रकार से मैच्ड नहीं है, ठीक है। स्टेट का नाम दिया हुआ है, लोकसभा में सीटों का नाम है, संख्या यहाँ पर दी गई, ठीक है। एक बात समझना, ये चूंकि आंकड़ा थोड़ा सा पुराना होगा तो मैं क्वेश्चन को नए फॉर्मेट में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। देखो आपने यहाँ पर क्या याद किया, आपने इन चारों में से केवल एक पॉइंट याद किया है कि वेस्ट बंगाल की सीट। वेस्ट बंगाल की कितनी सीटें आपने याद की लोकसभा में? देख लो भाई एक बार, वेस्ट बंगाल के आपने यहाँ पर सीटें याद की हैं 42,
ठीक है, कितने सीटें याद किए हैं 42। अब देखो भाई, अगर ये आप पेयर देख रहे हो तो वेस्ट बंगाल को 42 से मैच कराया गया, जो कि यहाँ पर सही है। इतनी बात तो यहाँ पर सही दी गई है, ठीक है। बाकी अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं पता है, बिल्कुल लोड मत लो, एकदम चिल मार के इग्नोर करो इसको, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स हम लोग तभी एग्जाम में पूछते हैं जब करंट में कुछ ना कुछ ये घटना यहाँ पर न्यूज में रहती है, ठीक है। तो अभी इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बस एक बात ये ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी अलगा हुआ है, ठीक है। कब हुआ, 2014 में। ये प्रश्न आया था आप लोगों का 1997 में, ठीक है। तो अभी बस आप लोगों को एक फैक्ट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में जो सीटें हैं वो है 25 लोकसभा की। कितनी सीटें हैं, 25 लोकसभा की सीटें हैं। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में करंट अफेयर्स में बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है, लोकसभा के अंतर्गत, तो बात ध्यान रखना। इसलिए ये प्रश्न मैं आप लोगों से यहाँ पर कह रहा हूँ याद करने को, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, जहां से 2 मेंबर लोकसभा में चुने जाते हैं, ठीक है, 2 मेंबर लोकसभा में चुने जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत सारे अन्य स्टेट भी, जैसे कि त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा नगर हवेली, इन सब राज्यों से, ठीक है, आपके लोकसभा में 2 मेंबर जाते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर इतना याद कैसे करें, मत याद करो, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं बस एग्जाम में, अगर आपको पता है, पढ़ा है आपने कहीं पर तो टिक करो, नहीं तो आप पूरे सारे स्टेट के 28 स्टेट RTTs के आप लोकसभा और राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन थोड़ी याद कर पाओगे वहां पर, ठीक है। ये तो इम्पॉसिबल टास्क याद कर पाने का। लेकिन हम बेसिक चीजें, जैसे जो मैंने 5 आपको स्टार्टिंग के स्टेट्स बताए हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन था, वो मैंने आपको बताया, वो याद कर लेना। अभी मैं आपको आगे चल करके कुछ और स्टेट का नाम बताऊंगा जहां पर सबसे कम रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा, ठीक है। वो भी आप लोगों को पूरा आंकड़ा यहाँ पर याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो भाई, कह रहा है कि डिलिमिटेशन के बाद, मतलब परिसीमन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। अभी करंट का आंकड़ा आप लोग को याद करना है, याद कर लो। गाजियाबाद है, ठीक है, गाजियाबाद नंबर 1 पर है, और गाजियाबाद के बाद आप लोगों का गौतम बुद्ध नगर आता है आप लोगों का, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर आप लोगों का आता है, ठीक है। तो गाजियाबाद नंबर 1 पर होगा, गौतम बुद्ध नंबर 2 पर होगा, किस क्रम में, तो निर्वाचकों की संख्या के क्रम में सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र आप लोगों का गाजियाबाद और फिर गौतम बुद्ध नगर आता है, ठीक है। ये पॉइंट याद हो गया। अब देखो, कह रहा है कि लोकसभा स्पीकर जो होगा वो अपना रेजिग्नेशन, त्याग पत्र किसको संबोधित करता है। देखो जनरली कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर आप लोकसभा के अध्यक्ष हो तो आपके बाद जो बनने वाला होगा, ठीक है, आप उसको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हो, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष अगर काम छोड़ा तो कौन बनेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष बनेगा, ठीक है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रहेगा, बेसिक पॉइंट था, ठीक। अब देखो भाई, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है, कैसे। अगर लोकसभा के स्पीकर की हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा के स्पीकर का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के अंतर्गत ही होता है। आपने इस बार देखा कि हमने ध्वनि मत के बेसिस पर, ठीक है, हमने ध्वनि मत के बेसिस पर चुनाव संपन्न कराया, ठीक है। ओम बिरला जी जो है मान लो दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पर इस बार बने हैं। इसमें 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज में। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट न्यूज में ये था कि कांग्रेस ने कहा कि अगर आप हमको लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद दे दोगे तो हम अध्यक्ष में निर्विरोध इनको चुन लेंगे, ठीक है। ये लोकसभा के वाइस स्पीकर और स्पीकर की इलेक्शन को लेकर बात हो रही थी, लेकिन वो चूंकि उन्होंने इस बात को नहीं माना तो वोटिंग हुआ और लोकसभा स्पीकर के तौर पर ध्वनि मत से आप लोगों का, ठीक है, ओम बिरला जी का यहाँ पर चुनाव संपन्न किया गया, ठीक है। तो चूंकि लोकसभा ही इनका चुनाव करती है तो अगर इनको हटाना होगा कार्यकाल से पहले तो कौन हटाएगा, लोकसभा ही हटाएगी, यहाँ पर राज्यसभा की भूमिका नहीं होती है। तो लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, लेकिन उसके लिए कम से कम 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। 14 दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा, जैसे कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में हो रहा था, सिमिलर इसी प्रकार से लोकसभा में 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ता है और फिर लोकसभा ने क्या करती है, वोट करा करके अपने इनके पद से हटा देती है, ठीक है। बहुत बेसिक बात है। अब देखो भाई, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं। कह रहा है प्रोटेम स्पीकर के बारे में, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, ठीक है। अभी प्रोटेम स्पीकर जो बने थे उसको लेकर के भी बड़ा सारा विवाद हुआ, ठीक है। जो मेहताब जी थे, ठीक है, उनका नाम पूरा नाम नहीं बार देखना आप क्या है, मेहताब जी थे, ठीक है, 7वीं बार के सांसद थे वो, ठीक है। तो उनको इस बार प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर का जनरली कॉन्सेप्ट ये होता है कि इनको जो शपथ होती है वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। पहली बात आप ये ध्यान रखना, इनको जो शपथ होती है वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, प्लस जनरली ये सबसे वरिष्ठ जो मेंबर होता है
उन मेंबर को दिया जाता है। ठीक है, कहीं पर भी वरिष्ठ मेंबर किस आधार पर होता है ये डिफाइन नहीं किया गया है, तो हर सरकारें अपने अकॉर्डिंग वरिष्ठ मेंबर को चुनाव करती है और उसको यहाँ पर क्या करती है, प्रोटेम स्पीकर बना देती है। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जो सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, जैसे मानो लोकसभा का चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे मेंबर चुनकर के आए, तो भाई सारे मेंबर को कोई तो शपथ दिलाएगा ना। तो प्रोटेम स्पीकर ये काम करते हैं कि सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, जब सबकी शपथ हो जाती है, अब वो मेंबर बन चुके हैं, तब तब जाकर के वो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करते हैं और प्रोटेम स्पीकर का काम यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक बातें आप लोग ध्यान रखना। अब देखो भाई, ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि लोकसभा स्पीकर अपने कास्टिंग वोट, ठीक है, कास्टिंग वोट का मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं बताता हूँ अभी क्या होता है इसका मतलब। कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, ठीक है, कब, जब वोट बराबर होने के नाते टाई की कंडीशन हो, जब वोट बराबर होने के नाते टाई कंडीशन। देखो, जब लोकसभा का स्पीकर जो है ना, वो सर्वप्रथम मत देने के अधिकार इसके पास नहीं होता। ठीक है, ये मत नहीं दे सकता, जब तक कि लोकसभा का स्पीकर है तब तक ये मत नहीं दे सकता। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर टाई कंडीशन आ गई, मतलब 1/1 हो गया, दोनों बराबर हो गए, ठीक है, पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हो गया है, उस कंडीशन में क्या होगा, लोकसभा के स्पीकर के पास एक बहुत ही कास्टिंग वोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोट इसके पास रहता है, और उस वोट के आधार पर ये डिसाइड करता है कि भाई क्या फैसला यहाँ पर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। इसीलिए ऐसे मुद्दों के लिए क्या होता है कि लोकसभा के स्पीकर का जो पोस्ट हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि लोकसभा स्पीकर का पोस्ट हमारे पास रहे। ठीक है, कि भाई जरूरत पड़ने पर ये हमारे पक्ष में, फेवर में काम, कुछ ना कुछ मतलब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल अपने एजेंडा के तौर पर चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, और लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष कौन थे। ये तीनों प्रश्न प्रीवियस ईयर में आप लोगों का पूछा गया है। क्या पूछा भाई, फिर समझिएगा। प्रश्न पूछा यहाँ पर जा रहा है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, और ये प्रश्न आप लोगों से 2011 में पूछ करके आया। ठीक है भाई, आपको पता होगा जीवी मावलंकर जी जो थे, ठीक है, वो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम पहली महिला अध्यक्ष की बात करूं तो मीरा कुमार जो है, ठीक है, जो मीरा कुमार है, ठीक है, 2009 से 2014 तक लोकसभा की स्पीकर रही हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो पीए सिंघमा जो थे, ठीक है, पीए सिंघमा जी जो हैं, ठीक है, वो लोकसभा के पहले ट्राइबल स्पीकर बने, पहले जनजातीय अध्यक्ष बने वो। ठीक है, ये तीन फैक्टर एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखना कि पहले अध्यक्ष कौन है, मावलंकर जी है, पहली महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार है, और पहले जनजातीय अध्यक्ष कौन है, पीए सिंघमा। ये तीनों प्रश्न 3 बार आया हुआ है। पहली महिला अध्यक्ष 2023 में ही पूछा गया। ठीक है, लास्ट टाइम पर ही पूछा गया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। क्लियर हो गया भाई आप लोगों को पॉइंट। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आया गया था। ठीक है, अविश्वास का प्रस्ताव किसके विरुद्ध लेकर के आया गया था, जो पहले अध्यक्ष थे ना जेबी मावलंकर जी, उनके ही अगेंस्ट 1954 के ड्यूरेशन में क्या होता है कि इनके अगेंस्ट अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आया जाता है। भाई जो 14 दिन का नोटिस जिसको पहले देना पड़ता है, वही नोटिस यहाँ पर आती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अच्छा, केवल 2023 में नहीं पूछा, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे ना, 2007 में रिपीट किया हुआ है, 2008 में आया हुआ है, और फिर 2023 में आया हुआ है, मतलब 3 साल ये प्रश्न पूछा हुआ है, एक सिंपल सा प्रश्न। ठीक है, कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार जो है, ठीक है, 2009 से 2014 तक ये लोकसभा की पहली महिला स्पीकर रही है। ठीक है, यार ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है आप लोगों को। तो यूपी पीसीएस के मेंस के 2007 में प्रश्न आया हुआ है, और मीरा कुमार जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी 2009 में। तो 2007 में प्रश्न कैसे आ गया, मुझे लगता है ये एग्जाम बाद में हुआ होगा। ठीक है, बट ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसी चीजें होती रहती है। प्रेजेंट टाइम में यूपी पीसीएस आयोग का जो फिर से पैटर्न बन रहा है, बड़ा निगेटिव पैटर्न जा रहा है। मतलब पीसीएस जे की परीक्षा भी हमने देखा कितनी बुरी तरीके से न्यूज में थी। आरओ 2016 की परीक्षा में जब एक रिजल्ट इस बार फिर से कोर्ट के माध्यम से जारी किया गया, वो फिर इशू आप देख ही रहे हो। यूपी पीसीएस आरओ को एग्जाम आप देख ही रहे हो। तो ऐसे में ना प्रश्न एक बहुत लाजमी है, मतलब बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर जब एग्जाम इतना ज़्यादा कैंसिल हो रहा है तो मतलब तैयारी कैसे किया जाए, निगेटिविटी इतनी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। पीछे में आपने देखा कि 50 कॉपियां ही बदल दी गई, मतलब उनको वापस से लाके 50 कॉपियां यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, ये जांच के बाद डिसीजन आ रहा है, और वो ऐसा एग्जाम जिसकी सब नियुक्ति हो चुकी है, सब काम हो चुका है, तब जाकर के ये फिर डिसीजन आ रहा है। अब ऐसा है, पता है, बहुत ज्यादा मन में डाउट आता है। लेकिन देखो मैं फिर से इस केस में मैं बस एक बात बोलूंगा आप लोगों से,
ये आप लोगों का एक सिंपल सा काम है, ठीक है। अपना स्टडी कॉन्टिन्यूसली करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो, ठीक है, और एक डिसिप्लिन में करो, एक एक अनुशासन के अंतर्गत करो। दुनिया में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है ना, वो है अनुशासन को मेंटेन कर पाना, ठीक, डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाना। यही आपको मेंटेन करके बस अपने पास रखना है, ठीक है, अनुशासन को बनाए रखना है। देखो बाकी रिजल्ट होना नहीं होना, पेपर लीक होना, पेपर नहीं लीक होना, ये सारी बातें अभी आपके हाथों से बाहर है। हाँ, मुझे लगता है कि भाई लोगों को और सरकार को खुद यहाँ पर बहुत बड़ा इंटरफेयर करना चाहिए, कोर्ट को बहुत बड़ा इंटरफेयर करना चाहिए यहाँ पर आकर के भाई, कि भाई नहीं, कुछ ऐसी व्यवस्था लेकर के आओ कि हम आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हो, आप फिर क्या कर पाओगे दुनिया में चीजों को, ठीक है। मतलब ऐसे में तो बात ही सारी खत्म है ना। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा, मतलब मेरा दिमाग इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा खराब है। मतलब मेरे निशान सर से भी बातचीत हो रही थी, तो उनका भी मेरा भी मतलब सेम व्यू है कि भाई इस मुद्दे पर सरकार बहुत बुरी तरीके से फेल हो रही है, ठीक है। या कोई भी सरकार, मैं किसी एक स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेट में सेम पैटर्न है। ये पैटर्न आज का नहीं है, ये पैटर्न पिछले कई सालों से चल रहा है। जब ये गवर्नमेंट नहीं थी, दूसरी गवर्नमेंट थी, तब भी इस पैटर्न चल रहा था। तो किसी एक गवर्नमेंट को दोष देने से नहीं होगा। ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में ही कुछ ना कुछ समस्या है, और इस समस्या के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर के आना चाहिए। जैसे कि अभी यूपी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा, अध्यादेश जारी किया गया। उस अध्यादेश में मतलब बहुत खतरनाक सजा दी गई है, ठीक, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है, शायद 10 नहीं, आजीवन शायद कारावास की यहाँ पर व्यवस्था किया गया, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पर लागू करना भी यहाँ पर जरूरी हो गया, ठीक है। चलो भाई, अभी डिस्कस करेंगे इस मुद्दे पर। आप लोगों का इस व्यू पर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। आप क्या समझते हो कि भाई वास्तव में इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो प्रॉब्लम सबको पता है, सॉल्यूशन क्या है ये बार आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन फिर से, वरना हम लोग भटक जाएंगे अपने डिस्कशन से। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, वो क्या अधिकार है? भाई जब उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है, इसका मतलब है कि वो स्पीकर है, तो स्पीकर के पास क्या अधिकार होता है कि मत बराबरी की कंडीशन में वो मतदान कर सकता है, यही उसके पास यहाँ पर अधिकार होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सी विकल्प यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का, सही होगा, ठीक है। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। देखो जब कोई अधिकारी, कोई भी व्यक्ति अगर उस पद पर बैठ गया, तो जब तक उस पद पर है तो उस पद की सारी पावर उसके पास है, ठीक है। चाहे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हो, चाहे उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो भाई, इसके अलावा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम ट्राइबल लोकसभा स्पीकर थे, जनजातीय अध्यक्ष थे? तो हमने डिस्कस कर लिया, पीएस सिंघमा थे। 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा से ऐसे प्रश्न बनकर के आते हैं, तो बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, ठीक है। जो सचिवालय होता है ना, सेक्रेटरीट होता है लोकसभा का, वो लोकसभा के स्पीकर के माध्यम से पूर्णतः नियंत्रित होता है। इसका जो मुखिया होता है सचिवालय का, उसको महा सचिव हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो आप लोगों का होता है, ठीक है। तो दो बात ध्यान रखना, लोकसभा का पूरा सचिवालय स्पीकर के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। संसद का सचिवालय, पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट की जो व्यवस्था किया गया है, उसमें आप देखोगे तो लोकसभा राज्यसभा के लिए अलग अलग सचिवालय बनाया गया है, लेकिन अगर संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों का सृजन भी किया जा सकता है। अलग अलग सदन है, लेकिन हम चाहें तो सम्मिलित पदों के लिए भी सृजन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड कह रहा है कि संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। सही बात है, संसद का सचिवालय तो कौन नियंत्रित करेगा? वही नियंत्रित करेगी। तो संसद जो पार्लियामेंट है वो सेवा शर्तों को विनियमित यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। मतलब दोनों ही विकल्प यहाँ पर क्या होंगे आप लोगों के सही होंगे। ये प्रश्न भी 2023 में आया था, बहुत प्रश्न को ऐरा गुर्जा मत समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देखो अब यहाँ से आप लोगों का राज्यसभा स्टार्ट होता है, ठीक है। राज्यसभा के भी हम लोग सारे पॉइंट समझते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने लोकसभा के संदर्भ में देखा था कि 550 सीटें थी, 530 + 20 का प्रोविजन था, ठीक है। याद है ना आप लोगों को? भूल गया भाई, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने देखा था, ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था कि इस 550 में अगर आप यहाँ पर ध्यान समझोगे तो 543 की सीटें वर्तमान में हैं। कितनी सीटें हैं? 543 की सीटें। कैसे? 524 + 19, पहले 545 थी, जो 2 सीटें थी एंग्लो इंडियन की, उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो ये लोकसभा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर हम राज्यसभा के स्ट्रक्चर की बात करें तो राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, ठीक है। इस 250 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 238 स्टेट को दिया गया है, और इसके स्टेट एंड ड्यूटीज, मतलब स्टेट और ड्यूटी को मिला करके
238 यहाँ पर दिया गया आप लोगों का, और उसके बाद 12 आप लोगों को दिया गया है किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर। ठीक है, ये प्रोविजन है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से बताई गई है कितनी वर्तमान में, वर्तमान में आपके पास जो सीटें वो है 245 राज्यसभा में। ठीक है, 245 कैसे है भाई, स्ट्रक्चर क्या है उसका, तो अगर स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देखोगे 225 सीटें स्टेट को दी गई है, ठीक है, 8 सीटें यूटीज को दी गई है, और 12 सीटें प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो 225 प्लस 8 233, और 233 प्लस 12 245 सीटें आप लोगों के पास प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, तो ये सीटों का जो स्ट्रक्चर है ना, याद करना, मैं गारंटी ले रहा हूं कि इस बार के एग्जाम में संभावना है, मैक्सिमम संभावना, ये प्रश्न बन करके आपके सामने आए। ठीक है, तो ये जो चारों कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया, ठीक है, कि कितनी कितने सीटें हैं, कितनी मैक्सिमम हो सकती हैं, कितनी वर्तमान में है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, 524 19, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना, प्लस राज्यसभा में सेम डिस्ट्रीब्यूशन की 225 प्लस 8 प्लस 12, ये डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट भाई, आगे बढ़ा जाए। देखो कह रहा कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किसके द्वारा, तो भाई सोचो एक बार, राज्यसभा का जो मेंबर्स का इलेक्शन तो कौन चुनता है, हर स्टेट अपने यहाँ से कुछ राज्यसभा के मेंबर्स को चुन करके भेजती है। ठीक है, एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन बिल्कुल नहीं, जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, आप नहीं चुनते हो किसी को भी। ठीक है, ठीक है, अब इसमें शर्तें यहाँ पर क्या होती हैं कि जो राज्य की विधानसभा होती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, विधान परिषद नहीं, ठीक है, जो विधानसभा होती है वो राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करती है। ठीक है, वो राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करती है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट समझो, राज्यसभा के संदर्भ में बहुत सारे फैक्ट आपके इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कि यह भंग नहीं की जा सकती है, यही बात है, जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, इसको हम लोग भंग नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए और है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष का होगा ना, ये संविधान में मेंशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस संविधान ने निर्धारित करता है, ये निर्धारित करती है संसद। तो संसद ने 6 वर्ष इसका कार्यकाल निर्धारित किया हुआ है, और इसको एक परमानेंट सदन बनाया, स्थायी सदन यहाँ पर बना करके रखा है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया। थर्ड कह रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 मेंबर्स का कार्यकाल समाप्त होता है, टेन्योर जो होता है 1/3 मेंबर्स का 2-2 वर्ष पर समाप्त होता है, तो 6 वर्ष पर पूरे के पूरे मेंबर आपके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये बात भी यहाँ पर सही है। इसके सदस्य, ठीक है, 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के जो सदस्य आयु है ना, वो हमने 25 वर्ष तय की हुई है। ठीक है, कि अगर आपकी एज 25 हो चुकी है तो आप लोकसभा के इलेक्शन में मतलब प्रत्याशी के तौर पर जा सकते हो। ठीक है, वहीं पर राज्यसभा के लिए जो ये एज है वो 30 वर्ष तय है, मतलब राज्यसभा में आपको आने के लिए कम से कम 30 वर्ष आपकी आयु यहाँ पर होनी चाहिए। अब आप लोग कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ कि प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए एज लिमिट मिनिमम कितनी यहाँ पर तय की गई है। ठीक है, ये आप लोगों का एक होमवर्क फिर से है, ये जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इग्नोर मत कर देना, इग्नोर करोगे तो सब गलती करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, 1 एंड 2 यहाँ पर सही हो गया, चौथा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 25 नहीं 30 वर्सेस की आयु थी। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आप लोगों का थर्ड नंबर, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है। 4 कथन दिया गया। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, सही बात है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन थोड़ी होता है, आप थोड़ी चुनते हो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और राज्य की जो विधानसभाएं होती है वो उनका चुनाव करती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, काम खत्म, पहला स्टेटमेंट सही था। ठीक है, अब आगे देखो भाई, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी मेंबर को अपने सभापति चुनती है। ध्यान दीजिएगा, मुझे पता है मैक्सिमम दोस्त यहीं पर गलती करेंगे, राज्यसभा अपने किसी मेंबर को सभापति नहीं चुनती है। ठीक है, ध्यान देना, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, आप लोगों का पदेन सभापति होता है यहाँ का, ठीक है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, पहले तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पहले तो इस बात को ध्यान रखना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट केवल पहला सही है, और चूंकि सही कथन पूछा तो आंसर तो आपका आ गया है, बट फिर भी एक बार आप ये सारी बातें यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, जबकि हम अटॉर्नी जनरल का जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, मैंने आपसे क्लियर कहा था कि ये लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में
बोल सकता है, केवल मत नहीं दे सकता है। वोटिंग राइट इसके पास नहीं, लेकिन बोलने का अधिकार इसको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सभा में सम्मिलित होने का अधिकार, बोलने का अधिकार इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो भाई, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने मेंबर को? 12। हमने डिस्कस किया था ना भाई, हमने पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, भूलना मत, ये गलती मत करना। मैंने क्या डिस्कस किया आप लोगों से? देखो भाई, मैंने कहा कि 225 प्लस 8 प्लस 12, याद कर लो ये बात। ठीक है, 225 प्लस 8 प्लस 12, 225 स्टेट से आएंगे, 8 यूटी से आएंगे और 12 आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंतर्गत? 12 मेंबर को। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष, हमने डिस्कस कर लिया था। कौन सा एक कथन, ठीक है, कौन सा कथन राज्य सूची के विषय में, ठीक है, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट किस शेड्यूल में आता है? 7th शेड्यूल। ठीक है, 7वीं अनुसूची जो है उस अनुसूची में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, सारी लिस्ट वहां पर दिया गया। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट के विषय में अगर कोई कानून बनाना है तो पार्लियामेंट के पास वो शक्ति है या नहीं है, संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है। कह रहा है इसमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको पहचानना है। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है कि राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। सही बात है भाई। ठीक है, राज्यसभा घोषित करना जरूरी है। देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ यहाँ पर, अगर पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाना चाहती है तो उसके पास 5 तरह का अधिकार यहाँ पर है। ठीक है, 5 ऐसी कंडीशन है, 5 ऐसी परिस्थितियां हैं, असामान्य परिस्थितियां हैं जिस कंडीशन में, ठीक है, पार्लियामेंट इस संदर्भ में कानून बना सकते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन क्या है कि जब राज्यसभा कोई संकल्प पारित कर दे, ठीक है, और संकल्प पारित करके ये कहे कि हाँ भाई इस हित में जरूरी है कि संसद को, पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के इस टॉपिक पर कोई कानून बनाना चाहिए। ठीक है, तो पहला कथन वही दे रहा है कि अगर राज्यसभा ये बात घोषित कर दे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ठीक है, तो पहली कथन यहाँ पर सही हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर राज्यसभा, अगर अगर राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी लागू है, ठीक है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, नेशनल इमरजेंसी लागू है, तो उस कंडीशन में पार्लियामेंट क्या कर सकती है? ठीक है, स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहना। फिर अगर आप समझो 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर अनुरोध करें कि आप स्टेट लिस्ट के इस मुद्दे पर कानून बनाओ तो सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, ये उन्हीं स्टेट में लागू होगा जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, उसके बाद समझो अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते की पूर्ति करने के उद्देश्य ये आवश्यक है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाए तो पार्लियामेंट यहाँ पर कानून बना सकती है। ठीक है, या फिर अगर प्रेसिडेंट रूल लागू, जैसे मानो अगर किसी, मानो उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लागू है, ठीक है, तो यहाँ के विषय पर अगर कोई कानून बनाना है, अब भाई यहाँ की गवर्नमेंट तो है नहीं, तो जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट क्या करेगी? स्टेट लिस्ट के उस विषय पर उस स्टेट के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो ये 5 ऐसी कंडीशंस आपके संविधान के अंतर्गत मेंशन की गई है जहां पर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के टॉपिक पर कानून बना सकता है। ये आर्टिकल 249 है, एक बार ये आर्टिकल्स आप लोग जरूर पढ़ना और इस सारे पॉइंट्स यहाँ पर देख लेना। ठीक है, क्लियर है ना? आई होप कि पूरा टॉपिक आप लोग यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन का प्रश्न है। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है। एक बार ध्यान से समझते क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा के द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी, बहुत लंबा स्टेटमेंट है भाई, होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। अब देखो मैं क्लियर बताता हूँ, जो मनी बिल का कॉन्सेप्ट होता है ना, जो धन विधेयक का कॉन्सेप्ट होता है, उस धन विधेयक में लोकसभा के पास अच्छा खासा पावर दिया गया। मतलब सबसे पहले धन विधेयक को प्रस्तुत कहाँ पर किया सकता है? लोकसभा में। लोकसभा में जब पारित हो जाए तो यह राज्यसभा को भेजा जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा के पास देखो 2-3 चीजें हैं। राज्यसभा कुछ सजेशन दे सकती है, कुछ सुझाव दे सकती है मनी बिल के ऊपर लोकसभा, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं कर सकती, कुछ सुझाव दे सकती है भाई कि इन मुद्दों पर आप क्या करो, ध्यान दो। तो अब मानो राज्यसभा ने सजेशन देकर के इसको भेज दिया धन विधेयक को, ठीक है, अब लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको देखे या ना देखे, अगर चाहे तो इग्नोर करके अपना काम कर सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब राज्यसभा के पास यहाँ पे कुछ खास पावर नहीं है। अगर राज्यसभा ने थोड़ा सा समझदारी दिखाया, थोड़ा चालाकी दिखाया और सोचा ऐसा करते हैं इस विधेयक को हम अपने पास ही रोक लेते हैं, तो 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा इस मनी बिल को वापस नहीं भेजती है सजेशन या बिना सजेशन के, वो विधेयक अपने आप राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा की सिफारिशें अनिवार्यता स्वीकार की जानी नहीं होती हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। कथन ही यहाँ पर गलत गलत दिया है। और जैसे मैंने आपसे बोला है कि अगर असर्शन रीजन के किसी स्टेटमेंट प्रश्न में
एक भी स्टेटमेंट गलत निकल गया आपके लिए एकदम मस्त खुशियां मनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक कथन गलत मिल गया, एक्सप्लेनेशन देखना ही नहीं है, बाकी काम आपका खत्म हो गया, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए आ गया। जो मनी बिल होता है वो राज्यसभा में पेश नहीं कर सकता, इसको हम लोग लोकसभा में पेश करते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता ही होगी। तो पॉइंट क्लियर है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है, मतलब लोकसभा के पास कौन सी शक्ति ज्यादा है राज्यसभा के कंपेरिजन में, ये प्रश्न पूछा गया, 4 पावर दिया गया, ठीक है। पहला कह रहा है धन और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें एक बात तो श्योर है कि धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकता है, ये बात सही है, ठीक है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में भाई लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संदर्भ में आपने डिस्कस किया, आपने पढ़ा भी, जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, ना कि पार्लियामेंट के प्रति, ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अगर अगर अविश्वास प्रस्ताव, अगर मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर मोशन ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस अगर आ रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ रहा है तो लोकसभा में आएगा, राज्यसभा के पास पावर नहीं है, ठीक है। तो इसका जो उत्तरदायित्व कॉन्सेप्ट है वो लोकसभा के संदर्भ में, ठीक है, तो उसके पास ज्यादा पावर है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन भाई ये करती है राज्यसभा, इस संदर्भ में लोकसभा के पास पावर नहीं है, ठीक है। अगर राज्यसभा चाहे तो अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकते हैं और पार्लियामेंट को बोल सकते हैं कि आप इसका निर्माण करिए, ठीक है। ये पावर लोकसभा के पास नहीं है, ठीक है। तो चौथे को एलिमिनेट कर दो, जैसे ही एलिमिनेट करोगे आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा, बहुत ही इजी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो भाई कह रहा है कि किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, ठीक है। अनन्य अधिकार किसके संदर्भ में भाई, वही अखिल भारतीय सेवा करने का, अखिल भारतीय सेवा के निर्माण करने को, ठीक है। भाई अगर आपको कोई ऑल इंडिया सर्विस निर्माण करना, आईएएस आईपीएस आईएफएस, इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य सर्विस अगर क्रिएट, जैसे अभी एक बीच में न्यूज चला था इंडियन इन्वायरमेंटल सर्विस, ठीक है, इंडियन इन्वायरमेंटल से भारतीय पर्यावरण सेवा, ठीक है, इसके लिए एक नई पोस्ट की बात चल रही थी। तो अगर इस पर क्रिएट किया जाएगा तो राज्यसभा कर सकते, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 312, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखो भाई ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट अब याद कराता हूँ, तो बोला था मैं आपको कुछ पॉइंट्स याद कराऊंगा, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर ध्यान रख लो। राज्यसभा की सीटों का क्रम, ठीक है, आपने देखा था कि वेस्ट बंगाल में 16 सीटें थी। मैं आपको यहाँ पर यहीं पर आपको डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि चीज़ें याद करना थोड़ा सा एक साथ में ईजी रहेगा, ठीक है। कहाँ गया भाई, ये रहा चार्ट, ठीक है ना। आपने देखा था कि वेस्ट बंगाल में 16 सीटें हैं, ठीक है, आपको ये बात पता है। इसके अलावा कुछ सीटें और याद कर सकते हो राज्यसभा के लिए आप लोग, जो कि इक्वल इक्वल है, तो याद करना थोड़ा सा ईजी है, जैसे कि उड़ीसा और राजस्थान, इन दोनों में 10-10 सीटें हैं, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, इन तीनों में 11-11 सीटें, ठीक है। एटलीस्ट गुजरात तो याद रखना कि गुजरात पर कई बार एग्जाम में प्रश्न बन करके आया हुआ है कि गुजरात में राज्यसभा के नंबर ऑफ सीटें कितनी है, ठीक है। तो ये चार्ट के अतिरिक्त मैंने आपको 5 पॉइंट यहाँ पर और याद करा, ठीक है। उड़ीसा और राजस्थान में दोनों में 10-10 सीटें हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात तीनों में क्या है, 11-11 सीटें। ऐसे याद कर लो, 11 मतलब सगुन, सगुन कौन देता है, जनरली व्यापारी लोग, ठीक है। तो व्यापारी लोग के लिए सगुन का बड़ा मतलब होता है, ठीक है, 11 रुपये से बोहनी करा दिया, ठीक है। तो गुजरात में क्या है, 11 सीटें राज्यसभा के लिए रखी गई है, और गुजरात के साथ ही साथ मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कितनी है, 11 सीटें आपकी हैं, एक ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। यहीं पर अगर मैं आपको कुछ और पॉइंट याद कराऊं, जैसे कि देखना समझना एक बार कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट आपके हैं 7 स्टेट, उन 7 स्टेट में असम को छोड़ दो, ठीक है, 7 स्टेट में असम को छोड़ दो। असम में कितनी सीटें हैं राज्यसभा के लिए, 7 सीटें, ठीक है। उसके बाद बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए, 6 स्टेट के लिए वहाँ पर 1 सीटें दी गई हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन सभी में राज्यसभा के लिए केवल 1 सीटें हैं। केवल असम में आपकी 7 सीटें यहाँ पर दी गई हैं, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना यहीं पर। इसके अलावा गोवा, ठीक है, गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, ठीक है। तो गोवा में भी राज्यसभा की आपके पास 1 सीट है, एक सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सीटें थी, इसलिए मैंने आपको 1 सीटों वाला क्रम पूरा यहाँ पर बता दिया, ठीक है। 6 स्टेट नॉर्थ ईस्ट का ले लो, एक गोवा को ले लो, इन 7 स्टेट में राज्यसभा के लिए केवल 1 सीट है, ठीक है। पॉइंट याद रहेगा। देखो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से डिस्कस किया है, मैं आपसे उम्मीद करूँ कि ये चार्ट बना करके, ठीक है, जो स्टिकी नोट्स का मैंने आप लोगों को अपना टेबल यहाँ पर दिखा के रखा था स्क्रीन वाला, ठीक है, आप लोग स्टिकी नोट्स बना करके अपने दीवार पर चिपका लो उसको, ठीक है। याद करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखो मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ना यार, क्वेश्चन कितने सारे पूछे हुए, ठीक है। अभी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने आपको स्किप कर दिया। देखो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा, कह रहा है निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस
किसे किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। नंबर ऑफ सीटें कहाँ कहाँ पे समान है, अब याद करो इसको, ठीक है, याद कर पाओगे ऐसे। हम क्या याद करेंगे भाई, हम दो तीन चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है भाई। हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इनमें इक्वल सीटें हैं। आपने डिस्कस किया ना, समझा ना चीजों को। तो ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर याद करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब देखो भाई, मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करा रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको अनावश्यक फैक्ट नहीं याद कराऊंगा। मुझे पता है कि सारे फैक्ट्स याद कर पाना इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है, सारे फैक्ट्स याद कर पाना इम्पॉसिबल टास्क है। देखो भाई, यहाँ पर देखो, ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन कैसे लगेंगे, क्या कह रहा है, स्टेट और राज्यसभा में सीटों की संख्या। गुजरात का मैंने आपको याद कराया है कि गुजरात में शुभ संख्या ले लो 11, यहाँ पर आपकी 11 सीटें, ठीक है, गुजरात का 11। बी को 3 से मिलाओ, तो बी को 3 से मिलाने पर आपको देखो 3 विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है। अब आपको एक दो पॉइंट यहाँ पर आपको और पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो हम लोग क्या पता है, अभी हमने देखा कि राजस्थान में जो है 10 सीटें हैं, ठीक है, मैंने आपको 10 सीटों वाला क्रम याद कराया था ना, ठीक है, उड़ीसा और राजस्थान वाला, ठीक है, 10 सीटें हैं। तो ए को आप 1 से मैच करा दो, अब ए को जैसे ही 1 से मैच कराओगे आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इससे पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है, इसको मैच कराइए भाई। आपको आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, इसमें से क्या पता है, केवल वेस्ट बंगाल पता है जहाँ पर 16 सीटें, ठीक है। तो डी को 4 से मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है, डी को 4 से मिलाओगे, एटलीस्ट ये एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, डी को आपको 4 से मिलाने का पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। सारे फैक्ट्स याद कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर याद करेंगे। जैसे कि अब ये क्वेश्चन 2017 में आया, क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, स्टेट राज्यसभा के मेंबर ऑफ संख्या, ठीक है। गुजरात का हमने कितना याद किया हुआ, 11, ए को मिला दो 2 से। अच्छा, जैसे देखो यहाँ पर ए को जैसे ही आप 2 से मिलाओगे, ए को जैसे ही 2 से मिलाओगे, आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुजरात का 11 हमको याद था, हमने मिलाया, आंसर आ गया। हमने देखा उड़ीसा और राजस्थान, इसकी कितने सीटें हैं, 10, ठीक है। आप उड़ीसा को 4 से मिला दो, इसका भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी, उड़ीसा को राजस्थान से मिलाने पर आपका यहाँ पर देखो मैच करे चीजें, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जितने फैक्ट्स मिनिमम हो सके उतने फैक्ट्स याद करो, और उसके लिए थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों को समझना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब देखो भाई, ठीक है, कह रहा है कि किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, ठीक है, राज्यसभा के लिए कहाँ पर सबसे कम संख्या है। तो मैंने आपको क्या याद करा कि नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़ दो, बाकी सभी जगह 1 सीट है, प्लस गोवा में आपकी 1 सीट है, ठीक है। एक ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर वो विकल्प में नहीं है, बट याद मत करो, ये कभी आप लोग सही नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप याद कर ही नहीं सकते हो, जो याद करा रहा हूँ केवल वो याद करो, ठीक है। अब देखो भाई, संसदीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है कहाँ पर, संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही आपके हर जगह से मेंबर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है भाई। अब देखो, अच्छा, संघीय क्षेत्रों की बात करा, मतलब यूटीज की बात करा है, तो यूटीज को आपको आपने देखा ना कि भाई 530 + 20 का वहां पर कॉन्सेप्ट दिया गया था, और फिर 8 सीटें आप लोगों को राज्यसभा में दी गई थी यूटीज के लिए, ठीक है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट है, यूटीज में आपकी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को अभी तक सीटें हैं, आगे चलकर कुछ सीटें यहाँ पर आप लोगों की और जुड़ी जा सकती हैं, ठीक है, क्लियर है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, जो उसका पदेनाध्यक्ष होता है, पॉइंट आपको पता ही है, ठीक है। किस सभा का अध्यक्ष उसका मेंबर नहीं होता है, ठीक है, वो राज्यसभा है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो इसका पदेन सभापति होता है, बट वो इसका मेंबर नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है ना। अब देखो, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था, ये एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो 1952 में क्या हुआ था, राज्यसभा का सबसे पहली बार गठन यहाँ पर किया गया था, ठीक है। 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था। एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना। तो आज की जो ये पूरी क्लास थी, इस पूरी क्लास में आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, वो आपको जो बेसिक फैक्ट थे जो कि प्रीवियसली पूछे गए थे वो थे, प्लस ये एक चार्ट, मैं कहूँगा ये चार्ट बना लेना, नोट कर लेना, कोशिश करना याद करने की। एटलीस्ट आप लोग उत्तर प्रदेश का तो याद कर लेना कि 80, 31, 0, 17 ये सब जो याद कराया हुआ है, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी है, क्या सजेशंस है, क्या फीडबैक है, जरूर दीजिएगा।